हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, आपका पेपर होने वाला है विज्ञान विषय का। आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। वैसे तो हमने आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के और एक एक नंबर के जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं सभी कंप्लीट अलग अलग से करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। लेकिन ये टॉप 50 क्वेश्चन लाए हूँ जो कि 2 नंबर के होंगे, 3 के होंगे, 4 के होंगे, है ना। सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए हैं मैंने, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में बैठने से पहले ये वीडियो जरूर से देख लेना और देखिए इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अलग से ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं ताकि आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ सकें और याद कर सकें, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। देखिए, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी विक्रिया को समझाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद होना चाहिए। वैसे तो 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन का वीडियो मैंने आपको डाला था उसमें मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से आपका रिवीजन हो जाए और जिनने वीडियो नहीं देखा वो यहाँ पर कंप्लीट कर लें और वो सारे वीडियोस जरूर से जाकर देख लें जहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए हैं, है ना। अलग अलग से सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। आपके पूरे पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दी गई है। आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों को एक साथ देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऊष्माक्षेपी है यहाँ पे जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए, अब यहाँ पे हो गया, इसमें क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्पाद भी बन रहा है और ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा है। इसमें क्या है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें ऊष्मा निकल रही है ना, ऊष्मा इसमें बन रही है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता तो नहीं है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या है, ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा पहले ली जाती है ना। मतलब ऊष्मा की आवश्यकता है तो ऊष्मा शोषित की जाएगी, ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, ली जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसमें ऊष्मा अंदर ली जा रही है ना, इसमें ली जा रही है। तो यही ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। मतलब छेपी आए तो आपको देखना है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है यहाँ से। और अगर शोषी आए तो मतलब यहाँ पे क्रिया में ऊष्मा ली जा रही है, ऊष्मा शोषित की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें प्राकृतिक गैस का दहन इसका उत्तर रहेगा, है ना। प्राकृतिक गैस है कोई, उसका दहन करेंगे हम, तो सीधी सी बात है कि उसमें से जो है दहन में से कुछ ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा बाहर की ओर निकलेगी, जलाएंगे, दहन करेंगे, है ना। याद रखिए। इसके बाद है आपका ऊष्मा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए, ये भी ऊष्माक्षेपी के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपको ऊष्माक्षेपी पता है तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, ऑक्सीश्वसन के दौरान हम क्या करते हैं। देखिए, हम जब बाहर से सांस अपने अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, हमने अंदर सांस को खींचा, ऑक्सीजन को, है ना, और उससे उस ऑक्सीजन, देखिए श्वसन लिया, श्वसन किया हमने, ऑक्सीजन अंदर गया श्वसन से, और वो ऑक्सीजन जा कर के भोजन को तोड़ेगा। हमने जो भोजन खाया है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमारे आमाशय में, पेट में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, भोजन को तोड़ने के लिए विघटित होती है ना। हमने श्वसन लिया, ऑक्सीजन को अंदर किया और ऑक्सीजन जाकर के भोजन को तोड़ेगी, और भोजन जो टूटता है ना तो वह अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है ना। देखिए, हमने श्वसन लिया, ऑक्सीजन के द्वारा फिर भोजन टूटा, और भोजन ने क्या हुआ, भोजन टूटा छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उससे हमें एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, है ना। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि ऊर्जा निकले उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो यही तो है, श्वसन हमने ली और उससे यहाँ पे भोजन से हमें ऊर्जा मिली, है ना, उससे ऑक्सीजन से भोजन टूटा और उस भोजन के जो है विघटन से हमें ऊर्जा मिली। तो यही तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यही श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कह सकते हैं। इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद है, देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है ना। जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न कर लेती है, इसलिए इसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है ना। अगर इसे खुले में छोड़ेंगे तो ये आग पकड़ लेगी, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो करके रख दिया जाता है। इसके बाद है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ना है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी परत जो है सतह हट जाए, साथ ही धूलकण आदि साफ हो जाए, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पर जो परत होती है ना वो साफ हो जाए, है ना, वो हट जाए उस पर से, और धूलकण उस पर से हट जाए, इसलिए इसे साफ किया जाता है ताकि यह क्या हो सके, हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। यही आपको लिखना है और ज़्यादा आपको उसमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें देखिए, जिसमें उपचयन और उपचयन
अप और उप, है ना कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ घटित होती हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये आंसर याद रखेंगे। देखिए उपचयन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, तो ये इनमें डिफरेंस है। और जब ये दोनों साथ साथ होने लगे, ये दोनों साथ साथ घटित होती हैं, तो वो रेडॉक्स कहलाती है ना, वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण के साथ सचित्र वर्णन भी कीजिए। देखिए 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। देखिए यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुओं तो स्पष्ट देख सकता है, यानी कि पास दृष्टि दोष भी इसे कह सकते हैं। निकट दृष्टि, निकट मतलब पास, हमारे ज़्यादा पास में जो निकट है ना, समझ पा रहे हैं आप। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुएं तो देख सकता है, मतलब आपको याद रखना है जोन सा दोष है, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो हमें निकट की वस्तुएं तो दिखेंगी, है ना, मतलब जो दोष का नाम है वहाँ की वस्तुएं तो दिखेंगी, लेकिन उसके विपरीत वस्तुएं नहीं दिखेंगी, है ना, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। यही यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। इसका डायग्राम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आपको समझाया गया है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि दोष, देखिए ये भी इसका बिल्कुल वैसा ही है जिससे इसका नाम है, नेम के अपोजिट रोग होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो देख सकता है, देखिए नाम है दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर की वस्तुएं देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता, तो यही दूरदृष्टि दोष है। इसके निवारण क्या है दूरदृष्टि दोष के, दूरदृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को तो उस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अतः दोष निवारण के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो जाए, अर्थात उचित फोकस दूरी का उत्तर लेंस, है ना। तो अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, वो है उत्तर लेंस को कहा जाता है, याद रखिएगा। अभिसारी मतलब जो कि फैलाता है ना। अभिसारी जो कि नेत्र मतलब आकार बढ़ाता है, फैलाता है। अभिसारी का मतलब होता है फैलना। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन बताए थे उसमें क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। देख सकते हैं तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है, और उससे क्या होता है, निरीक्षक दूर है और वहाँ पे वायुमंडल में प्रकाश भी नहीं है। चलने वाले प्रकाश वायुमंडल में विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। गर्म और ठंडी हवा, देखिए मौसम चेंज होता रहता है, इसलिए अपवर्तनांक भी चेंज होता रहता है। तो यही कारण है कि हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं है वहाँ पे, तो काला ही दिखेगा, नीला नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि वो वायुमंडल के बाहर जा चुका है। यही इसका अंतर रहेगा आंसर। इसके बाद है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, हजामत बनाने में और चिकित्सा में, है ना। चिकित्सा में कैसे, तो जब डॉक्टर मुंह से दांत निकालते हैं तो वो एक ऐसे दर्पण का यूज करते हैं, है ना, दांत देखने के लिए या फिर कान की सफाई करने के लिए दर्पण वगैरह की यूज जो है किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे अवतल दर्पण होते हैं। चिकित्सा में इस प्रकार से यूज होते हैं। इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो ये वैसे तो नहीं करना है, ये सारा आपको यहाँ पे छोड़ देना है। आपको देखना है केवल कितना, ये यहाँ पे परावर्तन के नियम देखना है। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यदि कोई समतल लेंस है, दर्पण है, समतल दर्पण है, उसका परावर्तन कोण का मान 30 अंश है, तो उसके आपतन कोण का मान भी जो है 30 अंश होगा, क्योंकि परावर्तन कोण का मान क्या है, आपतन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए दोनों का मान जो है सेम होगा, है ना, बराबर है। इसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होती हैं। देखिए ये आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है, और ये जो है परावर्तित किरण है, ये है परावर्तित किरण, ये, और ये अभिलंब, अभिलंब है बीच में से खींचा, एक ही तल, ये तल है इन तीनों का, एक ही तल में है ना, ये तीनों एक ही जगह खड़े हैं, भले ही टेढ़े टापटे इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पे खड़े हैं ना, है ना, यहाँ पे। तो ये एक ही तल में है। सभी तरह के चमकीले सतहों से परावर्तन के नियम समारूप लागू होते हैं। देखिए पानी पे, कहीं पे जलाशय में इस प्रकार से पानी भरा हुआ है, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे एक किरण आई और यहाँ पे इस पर रिफ्लेक्ट हुई। देखिए पानी की सतह पर बहुत ही तेज़ी से रिफ्लेक्ट होती है और ऐसे ही चली गई ऊपर, है ना। तो ये अभिलंब ऐसे होगा, ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। तो इस प्रकार से ये होता है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका क्या है। देखिए हमारे मुंह में जो लार होती है वो
भोजन को चिकना बनाती है ताकि भोजन आसानी से हमारी आहार नाल से अंदर जा सकता है ना, जिससे हमें कठिन नहीं होता और वो चुभता नहीं हमें। और पचाने में भी लार जो है भोजन को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने में, गीला करने में मदद करती है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, है ना, आसानी से जो है भोजन अंदर चला जाए। लार में उपस्थित एंजाइम जैसे एमाइलेज, टाइलेन एंजाइम, ये सारे नाम होते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम के नाम याद रखेंगे, एमाइलेज हो गया, एक टाइलेन हो गया, ये याद रखिएगा। जिसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो आंसर आपके सामने दिया गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर के रूप में क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, 3 या 4 नंबर में ये पूछा ही जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वायवीय तथा अवायवीय यानी कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखना है। देखिए, वायवीय आए या अवायवीय आए या ऑक्सी आए या अनऑक्सी आए, यही अंतर लिखना है ना, यही एक ही बात है। इसमें क्या होता है, वायवीय क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अनुपस्थिति में होता है, हमने ऑब्जेक्टिव में से कंप्लीट किया था। और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ऑक्सी विखंडन होता है, अपूर्ण विखंडन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है, ये रहेगा इसमें अंतर, कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से बना देंगे, यहाँ पे ये किडनी पार्ट होते हैं यहाँ पे, और पूरा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके बाद रक्त एवं लसिका में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, रक्त और लसिका में अंतर। लसिका और रक्त एक प्रकार, एक एक तरफ दिया गया है। रक्त क्या है, रक्त लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है, और लसिका रंगहीन होता है या श्वेत रंग का होता है, इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद रक्त में रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो है पाई जाती हैं, और लसिका में इनका अभाव होता है। इसके बाद है, ये सारे अंतर दिए गए हैं आपको, इन्हें याद कर लेना है। इसके बाद है धमनी एवं स्राव में अंतर। देखिए, रक्त लसिका धमनी स्राव में से एक ना एक पूछा ही जा सकता है, तो कर लेंगे। ये रहेगा यहाँ पे धमनी स्राव में किन में शुद्ध रक्त बहता है और किन में यहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है ना। तो धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है, स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है, ये हो गया एक अंतर। और धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, ये सारे अंतर दिए गए हैं वैसे आपको, आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए, इससे एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है, कई बार ही परीक्षा में पूछा गया है कि संरचनात्मक, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, है ना, ये याद रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, कई बार ये पूछा गया है। देखिए, इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर जूम करके दिखा दूं तो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये इस तरफ होता है, केंद्रक होता है, बीच में ही होता है केंद्रक, आपको नाम दिया गया है। और डेंड्रॉन्स होते हैं, इसमें डेंड्रॉन होते हैं, वृत्तिकांत कहलाते हैं। जो ए पुच्छ होती है, मतलब एक्सोन तंतु इस तरफ पाए जाते हैं, ये पूंछ की तरफ नीचे की ओर, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसे आप देख लेंगे, इसके बारे में बताया गया है। 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रॉन, कोशिका, एक्सोन। सूचनाओं का आवेग डेंड्रॉन से कोशिका की ओर चलता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलता है सब, और फिर एक्सोन में होता है, एक्सोन सबसे नीचे है, फिर एक्सोन में होता है, हुए स्नेप्स तक पहुंचता है। स्नेप्स मतलब अंतर्गठन। देखिए, स्नेप्स क्या है, स्नेप्स बताऊं यहाँ पे। देखिए, स्नेप्स 2 कोशिकाएं हैं और इनके बीच एक खाली स्थान है, यहाँ पे इस खाली स्थान को स्नेप्स या अंतर्ग्रथन यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि मैं पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ 3 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए, अगर हम हमारे नमक में आयोडीन नहीं होगा तो इससे हमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए क्या है, आयोडीन आवश्यक होता है। अगर ये कम हुआ तो हमारी गर्दन जो है फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, और हमें घेंगा नामक रोग हो जाता है। घेंगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, घेंगा रोग हो सकता है ना, गोइटर रोग हो सकता है। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है, तो ये रहेगा इसका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में जल एवं सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा होती है जब आपने पीएच पैमाना तो वैसे मैंने बता ही दिया था, लेकिन फिर से बता दूं कि देखिए, यहाँ पे 0 होता है, 7 होता है, ये 14 होता है, और 5.5, तो 5.5 लगभग यहाँ पे होगा, है ना, 5.5। और जब पीएच मान जो वर्षा का जल पानी बरस रहा है इससे नीचे आ जाए 5.5 से, तो यहाँ पे उसे अम्लीय वर्षा कहा जाएगा, क्योंकि वो पानी यहाँ पे अम्ल की श्रेणी में आएगा। और ये रहेगा इसका उत्तर, जो कि पेड़ पौधों के लिए, जीवों के लिए खतरनाक होती है अम्लीय वर्षा, क्योंकि वो पानी जो है एक तरह से विषैला हो जाता है
और कई पेड़ पौधे उससे मर जाते हैं और जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, समीकरण लिखिए। तो उदासीनीकरण क्या है? देखिए, जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। देखिए, हम अम्ल और क्षार को मिलाएं। देखिए, जैसे NaOH क्षार और HCl अम्ल, ये दोनों को हमने मिलाया, इससे क्या होगा? इससे जल बनेगा, पानी बनेगा, और NaCl नमक बनेगा, लवण बनेगा, है ना। तो जब अम्ल और क्षार को दो को मिलाएं तो NaCl यानी कि लवण और जल का निर्माण होता है। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदाहरण यही रहेगा, ये उदाहरण ये, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, है ना, ये दंत क्षय है, किस प्रकार होता है? तो ये 55 नहीं है, ये 5.5 है, इस प्रकार से लिखेंगे इसे, है ना, जैसे वर्षा में था 5.5, 55 नहीं है। तो चलिए देखते हैं pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है। अगर हमारे मुंह में का pH मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से जो है अगर कम हो जाए ना, तो हमारे दांत क्या होते हैं? टूटने लगते हैं, संक्षारित होने लगते हैं, क्योंकि दांतों का जो एनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। दांतों के ऊपर एक पतली परत पाई जाती है जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इस प्रकार से वो बहुत ही पतली होती है लेकिन सबसे कठोर होती है ना, और ये परत अगर संक्षारित होने लगी तो हमारे दांत टूट जाएंगे, फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे, है ना। अगर pH का मान 5.5 से कम होने पर संचालित हो जाता है तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है ना। इसलिए भोजन के बाद मुंह अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए ताकि हमारे मुंह में खाना पीना ना रह जाए और अम्ल क्षार जो है ना रहे, ताकि हमारे मुंह का जो है pH मान ठीक ठाक बना रहे और हमारे दांत साफ रहें, ठीक रहें। उसके बाद धोने का सोडा में बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं धोने का सोडा के दो उपयोग दिए गए हैं, बेकिंग सोडा के दो। धोने का सोडा क्या है? इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में भी किया जाता है धोने के सोडे का। और बेकिंग सोडा, है ना, खाने की चीज़ों को स्पंजी या मुलायम बनाने में यहाँ पे बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अग्निशामक के रूप में, देखिए अग्निशामक यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड आती है आग बुझाने, उसमें भी ये बेकिंग सोडे का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। इसके बाद धातुओं के दो गुण लिखिए। तो धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं आघातवर्ध होती हैं। कई धातुएं यहाँ पे धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है ना। धातुएं कठोर होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, चमकीली होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं, है ना। और धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। ये 4-5 सीधे गुण बता दिए यहाँ पे आपके, कुछ दो ही पूछे गए हैं। धातुएं कठोर होती हैं, पहला हो गया। धातुएं आघातवर्ध होती हैं, दूसरा हो गया। धातुएं चमकीली होती हैं, तीसरा हो गया। धातुएं ऊष्मा में विद्युत की चालक होती हैं, ये चौथा हो गया। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ये पाँचवा हो गया। आपको कोई भी 2-3 याद कर लेना है जो आप पे हो जाए। इसके बाद है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं धातु में अंतर लिखिए। देख सकते हैं यहाँ पे धातु अधातु। तो धातुएं जो है क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु जो होती हैं अम्लीय या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। ये अंतर इसमें विशेषकर 4 अंतर दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिल जाएं जो बने होते हैं मिलके, वो हाइड्रोकार्बन है। नाम से ही पता चल रहा है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इसके उदाहरण रहेंगे। इसके बाद है अपमार्जक और साबुन में अंतर क्या है? ठीक है। और अपमार्जक से कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं? मेनली अंतर इसमें याद रखना है। 4 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आया है, 4 नंबर के रूप में क्वेश्चन 100% आपको याद कर लेना है। ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होती हैं। रासायनिक रूप में अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्किल अथवा एल सल्फोनिक समूह के अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। और ये यहाँ पे 3 अंतर इसमें दिए गए हैं। साबुन से एक अंतर नीचे होगा, यहाँ पे ये अंतर रहेंगे आपके नहीं है, 3 ही अंतर हैं यहाँ पर, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है अपर रूपता किसे कहते हैं? 4 नंबर के चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए एवं उपयोग बताइए। तो देख ही सकते हैं, जब एक ही तत्व कई रूप में, अपर मतलब एक से अधिक, कई रूप, है ना। अपर मतलब कई, और रूप तो कई रूप, है ना। तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, अपर रूपों में मिलता है, तो इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है।
और विभिन्न रूपों को उस तत्व का धन संरचना अपरूप कहते हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। कार्बन के अपरूप क्या है? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, कोयला हो गया, चारकोल, काजल आदि जो है कार्बन के जो है अपरूप है ना। हीरा, ग्रेफाइट विशेषकर आप याद रखेंगे बिल्कुल से, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि कार्बन का अपरूप खालिस्तान है, कार्बन के अपरूप का नाम लिखिए, तो ग्रेफाइट, हीरा, कोयला ये याद रखेंगे। इसके बाद है स्वपरागण पर परागण, कई बार क्वेश्चन पूछा, कई बार क्वेश्चन आया है और लगभग याद ही कर लेना है। तो स्वपरागण एक तरफ परपरागण, यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है, यह क्रिया केवल एकलिंगी प्रकार के द्विलिंगी पुष्पों में होती है, मतलब ये दोनों में होती है, एक लिंगी और द्विलिंगी में होती है। पुष्प रंगहीन गंधहीन होते हैं, इसमें पुष्प रंगीन और सुगंधित होते हैं। इस प्रक्रिया में पुष्प के परागण उसी पुष्प के प्रति प्रभाव, इसका नाम ही है स्वपरागण, मतलब स्वयं पर जाकर गिरेंगे। इसके बाद इसका है पर, मतलब पराय पर, दूसरे पर जाकर के गिरेंगे। अन्य जाति के पुष्प के प्रति जाकर पर गिरते हैं। इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसेंटा के दो कार्य लिखिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। प्लेसेंटा या अपरा के 2 कार्य लिखिए। तो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि पदार्थ उपलब्ध होते हैं। भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं, वहाँ से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं, है ना, ये रहेगा। तो एक प्रकार से प्लेसेंटा जो होता है भ्रूण के पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए ही कार्य करती है ना। इसके बाद है एक लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देखिए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये चारों अंतर दिए गए हैं। इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एक ही जीव इसमें भाग लेता है। इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे कि मनुष्य, यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनने पर आरंभ करता है, अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती है। इसके बाद है आपका 4 नंबर का, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते हैं, है ना। यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विकास की संभावना अधिक होती है, इनमें नहीं होती है। इसके बाद है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का। देखिए जब 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना आपके, तब ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये 3 नंबर में जरूर से याद कर लेना है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है और ये आपका डायग्राम रहेगा पुष्प के अनुदैर्घ्य काट, है ना। देखिए एक पुष्प होता है, उसकी अनुदैर्घ्य काट का बताया गया है। ये इस प्रकार से वर्तिकाग्र होता है जिसपे पराकण गिरते हैं, और ये लाइन गई डंडी सी, ये वर्तिका कहलाती है। इसके बाद ये यहाँ पे ये है बीजांड है ये, और ये अंडाशय है उसमें अंदर, है ना। ये स्त्री केसर का पार्ट होता है, और ये पुंकेसर का यानी कि नर भाग का, ये नर भाग है और ये मादा भाग है ना, ये मादा भाग है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, परागकोश होते हैं, तंतु होते हैं। परागकोश से क्या होता है, परागकण इससे निकलते हैं। अगर स्वपरागण होना है तो यहीं के गिरेंगे, और यही रहेगा बाह्य दलपुंज, बाहर की ओर जो पत्तियां नीचे लटकी होती हैं हरे कलर की, इस प्रकार से ये बाह्य दलपुंज है। और ये पंखुड़ियाँ होती हैं जैसे इस प्रकार से ये, तो ये यहाँ पे पंखुड़ियाँ होती हैं जो कि दलपुंज कहलाता है ना। इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बना देना है, ये रहेगा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे स्त्रवक्ष योनि, अंडाशय, फिम्बरी, एंडोमेट्रियम, तो ये इसके पार्ट होते हैं। इस प्रकार से आप इसका डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। 3 नंबर में वो क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनाव क्यों किया, है ना। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। मटर का पौधा एक वार्षिक होता है तथा अल्प विकसित जीवन चक्र वाला होता है ना। मेंडल ने सोचा मटर का पौधा जल्दी से पक जाता है, मतलब अल्प विकसित होता है, एक वार्षिक होता है, मतलब 1 वर्ष में ही अपना जो है प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेंडल ने सोचा पौधे इसके आसानी से उगाए जा सकते हैं, भाई यही पौधा ले लो। इसके बाद इसके पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं। फिर स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मकी होते हैं, इनके पौधों में अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पे इसके लक्षण रहेंगे, मतलब कुछ कारण रहेंगे जिससे मेंडल ने उसका चयन किया था। इसके बाद आनुवांशिकता किसे कहते हैं, जीवधारा में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों को संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। इसके बाद है आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी और कुल 46 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। नर एवं मादा में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। नर एवं मादा में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्र एक समान XX होता है, जबकि नर में एक गुणसूत्र लंबा, एक गुणसूत्र X एवं एक गुणसूत्र Y होता है ना। फीमेल में गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं, और
मेल में यहाँ पे एक्स होता है और एक वाई होता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ये रहेगा आपका इसका यहाँ पे, और आगे दिया गया है, इसको डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये रहेगा, ये ऑटोसोम्स 44 है ना, ये पाए जाते हैं, दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ी मतलब समान पाए जाते हैं, और इनमें चेंजेस होता है। इसी से ये डिफाइन होता है कि गर्ल हो गया बॉय, है ना। तो ये रहेगा आपका। इसके बाद है एक्स में, नर में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, मैंने आपको बताया ये भी, और मादा में XX होते हैं, और जिससे 2 प्रकार के शुक्राणु बन सकते हैं, 22+X एवं 22+Y, है ना। यहीं से जो है प्रक्रिया होती है कि संतति नर होगी या मादा। तो इस प्रकार से आप इसका, है ना, और संभावना भी 50-50% होती है। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए, क्या है ना। एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका SI मात्रक जो है एम्पियर है ना। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। इसके बाद है ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम रहेगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, दाब ना बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना। पर V बराबर I/R, है ना। ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V बराबर I/R, है ना। ए ओम के नियम का गणितीय रूप रहेगा। इसके बाद है शक्ति की परिभाषा लिखिए, है ना। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का मात्रक है जो वाट है। ये दोनों याद रखिए बस अच्छे से, और जूल सेकंड होता है ना, ये भी लिख सकते हैं। इसको चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, 2 या 3 नंबर में ना। चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है ना। उत्तरी से नॉर्थ से जो है साउथ की ओर चलती है, उत्तरी दिशा ध्रुव की बात की जाए पोल से, और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर ये बंद वक्र के रूप में होती हैं। ये आंसर रहेगा इसका, और ये 3-4 इसके जो है गुण दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ये हो गई यहाँ पे तर्जनी, मध्यमा, है ना, मध्यमा नीचे की गई, और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक परस्पर लंबवत हों, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। ये अंगूठा है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है और संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये अंगूठा जो है ये बल की दिशा या गति बताएगा, है ना। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर है तो ये अंगूठा जो है ये, है ना, ये अंगूठा ये क्या बताएगा, बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो ये यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ये इसका डायग्राम इस प्रकार से बना देंगे। देखिए अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें डायग्राम बना दें ताकि आपका नंबर ना कटे। दष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों तरफ अंतर दिए गए हैं। 3 अंतर याद कर लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से, और इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ पे इसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसका प्रवाह दिशा समय के साथ बदलती रहती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि इसमें प्रवाह की दिशा, इसमें धारा अगर बह रही है ना वो बदल के चलेगी। दष्ट धारा में बिल्कुल सेम ही चलेगी, एक ही दिशा में चलती रहेगी, है ना। इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ये हमेशा धनात्मक रहेगी। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यह सेल या बैटरी DC जनरेटर है ना, और यह AC जनरेटर से प्राप्त की जा सकती है ना। ये DC से, ये AC से। दष्ट धारा है, देखिए D से याद रखिए, DC दष्ट, D डस्ट, D DC, ऐसे याद रखिए। फिर आपको AC तो इसका याद रहेगा ही क्योंकि एक ही बचा है। इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम लिखिए। तो जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल संपन्न हो जाता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये रहेगा एक यहाँ पे इनका नियम। इसके बाद सेकंड नियम दिया गया है यहाँ पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद फ्यूज क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया था, है ना। तो जब घरेलू परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, देखिए सीधी बात है, हम घरेलू परिपथ में, है ना, विद्युत परिपथ में अतिभारण एवं लघु पतन से बचने के लिए, उससे बचाव के लिए फ्यूज तार का जो है उपयोग करते हैं। यही रहेगा आपका
फ्यूज तार का उपयोग घरेलू परिपथ एवं उपकरणों को जलने एवं क्षति से बचाने के लिए जो है किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन आ गया अगर ऑब्जेक्टिव में कि ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए तो CO2, NO2 ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका वायुमंडल और पृथ्वी के बीच कवच के समान परत बना लेती हैं। कौन सी? ये गैसें CO2, NO2। यह परत पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को अपने में सोख लेती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इसी प्रकार से है, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस हैं। मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा जो पृथ्वी पर इतना तापमान बढ़ता जा रहा है ना, वही ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ना? ग्रीन हाउस प्रभाव है कि जब वायुमंडल में ये सारी गैसें बढ़ जाएं, CO2, NO2 आदि, है ना, जो कि नुकसानदायक हैं, ये क्या करती हैं? वायुमंडल के बीच एक कवच, वायुमंडल और पृथ्वी के बीच एक कवच ऐसे बना लेती हैं। और इससे अगर पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी जो है अपने आप में यहाँ पे सोख लेती हैं, जिससे वापस रिफ्लेक्ट होकर यहीं ना आएगी, कहाँ जाएगी? तो इससे क्या होता है? पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है, और इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए भाई, यही तो है ग्लोबल वार्मिंग, मैंने अभी आपको बताया है। मानव के अनेक क्रियाकलापों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। बचाव क्या रहेंगे? CO2 का स्तर कम किया जाए, विभिन्न माध्यमों से कूड़ा करकट कम करें, बिजली के उपकरणों के अनावश्यक प्रयोग से बचें, और वनों का संरक्षण किया जाए, और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाए समय। इसके बाद है भोजन के पाचन में लार की भूमिका। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे आपके। इसके बाद है विकृत गंधिता, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ। देखिए विकृत गंधिता क्या है? देखिए कोई भी तेल का पदार्थ है ना, जैसे आपके चिप्स ही ले लो, ये आलू चिप्स आप लोग खाते हो ना, ये चिप्स हो गई, ये हम खाते हैं, तो ये एक पैकेट में बंद होती है। एक चिप्स का कोई पैकेट है, उसमें बंद होती है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस को ना भरा जाए, है ना, ना भरा जाए नाइट्रोजन को, तो क्या होगा? वो सड़ जाएगी। अंदर की जो चिप्स वगैरह है ना, 5-6 ही तो निकलती हैं, है ना, तो ये जो है खराब हो जाएंगी। और उसी खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है ना, ताकि वो विकृत गंधित ना हो सकें। और अगर वो अगर वो गैस ना भरी जाए तो वो खराब हो जाती हैं, और यही तो है विकृत गंधिता, है ना। तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। अगर ऐसे ही खुले छोड़ दें तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, और थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद यहाँ पे खराब हो जाएंगे, विकृत गंधी हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स के थैले में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है ना। अगर उस चिप्स के पैकेट में ना अगर ऑक्सीजन चली गई ना, वो आपकी चिप्स है ना, वो खराब हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे नाइट्रोजन भरी जाती है। मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो पीयूष बड़ी ही मेन ग्रंथि है अपने शरीर की। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन दैहिक कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये आंसर याद रखेंगे। थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन को नियंत्रित करता है। थायराइड के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। वैसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रक हार्मोन, यह किडनी की वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। रक्त दाब में जो है वृद्धि करता है, ये रहेगा। इसके बाद है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है ना, आयोडीन युक्त नमक की, ये मैंने बता दिया क्वेश्चन। वैसे आपको यदि मैं फिर से बताना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, घेंगा नामक रोग हो जाएगा अगर हम आयोडीन को कम मात्रा में लेंगे तो। इसके बाद मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे 3 नंबर के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 नंबर का जो वीडियो डाला है ना, जा करके देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चन हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया है, और आपके ऑब्जेक्टिव के सारे वीडियोस डल चुके हैं, जा करके देख लो। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, सब्सक्राइब कर लो। ये रहेगा आपका पूरा डायग्राम इसका। इसमें अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क वाला भाग यहाँ पे होता है। और इसमें मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये सारे पार्ट रहेंगे इसके। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं आपके इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो जानकारी टीच चैनल को करो सब्सक्राइब और हमसे जुड़ जाओ। और ये इसका पूरा PDF चाहिए और सारे PDF चाहिए जितने भी हमने प्रोवाइड कराए हैं, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को कीजिए ज्वाइन। आपको PDF जो है मेंबर ओनली पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।